वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ आवर सेशन जिसका टाइटल है हाउ टू इवेलुएट जर्नल रैंकिंग। जैसे हमने प्रीवियस जो अपने पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट में हमने आर्टिकल्स को डिस्कस किया, सेकंड पार्ट में हमने जर्नल्स, डेटाबेसेस और इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म्स को डिस्कस किया और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमने जर्नल की रैंकिंग को कैसे इवेलुएट करना है, कौन कौन से क्राइटेरियाज़ को कंसिडर करना है और किस बेसिस पे अपने लिए एक मोस्ट अप्रोप्रिएट और सूटेबल जर्नल चूज़ करना है। विल हैव टू फॉलो द आउटलाइन एज criteria needs to be considered while finding a journal. Impact factor and other journal metrics should be considered. Aims and scope of the journal. Best tools to find out a journal. To understand the process of publication in a journal, it's important to see following steps. First of all, an author writes, author chooses journal for the publication, author submits to the journal, journal editor sends it to the reviewer after a technical checkup. In technical checkup of a manuscript, the editor checks it on the parameters or the guidelines given by the journal to the authors before sending their manuscript to the journal for the publication. After this, the peer review starts, where the reviewers receive the manuscript from the editor. They check it on the following questions. Are data collection methods valid? Are the arguments logical? Does the research meet expected standards? Are there mistakes? Is the knowledge significant? Is this a novel knowledge? Novel means something new, कि आप एविडेंस में कुछ नया ऐड कर रहे हैं या एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च को ही आप रेप्लिकेट कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज क्वेश्चंस रिव्यूअर्स इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि क्या उन्होंने आपका मैन्युस्क्रिप्ट उसको रिजेक्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है या एक्सेप्टेंस विद माइनर रिवीजन्स देनी है। आफ्टर एक्सेप्टेंस पब्लिकेशन की स्टेज आती है जहाँ पे एक्सेप्टेड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको पब्लिश किया जाता है। पब्लिकेशन की ड्यूरेशन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड पब्लिकेशन इट वेरीज फ्रॉम जर्नल टू जर्नल, फ्रॉम पब्लिशर टू पब्लिशर और ये भी डिपेंड करता है कि क्या जर्नल आर्टिकल को सिर्फ ऑनलाइन पब्लिश कर रहा है या ऑनलाइन एंड प्रिंटिंग दोनों सूरतों में पब्लिश कर रहा है। और पब्लिकेशन के बाद फिर जर्नल को जो है वो ये भी डिपेंड करता है कि क्या ये ओपन एक्सेस जर्नल है कि जो जर्नल को पब्लिश होते ही फौरी तौर पे ओपनली एक्सेसिबल बना देता है फॉर ऑल द ऑडियंस कि वो इसको देख सकें, इसको पढ़ सकें और इसको साइट कर सकें अपनी आने वाली फ्यूचर रिसर्चेस में। मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कॉलीग्स हमसे पूछते हैं, how can I find the best matched journal with my research? How can I find the journal that charges less? How can I find the journal that does not charge at all? And how can I find a journal that has very fast publication time? ये वो questions हैं जो almost all authors या researchers उनकी ज़ुबान पे होते हैं और वो सबसे पूछ रहे होते हैं कि ऐसा कौन सा जर्नल है जो मेरे मैन्युस्क्रिप्ट के लिए मैच कर रहा है, जहाँ पे फ़ी जो है पब्लिकेशन फ़ी बहुत कम हो या जो बहुत जल्दी जो है फ़ास्ट पब्लिकेशन कर दें। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑल्दो ये सब के लिए बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आपको साथ में कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जो कि चूज़ करते हुए जर्नल ज़रूर कंसिडर करने चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द क्राइटेरिया टू चूज़ अ जर्नल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि क्या जो जर्नल आप कंसिडर करना चाह रहे हैं अपने मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिकेशन के लिए, इसको पहले आपने ख़ुद या आपके किसी मेंटोर ने, आपके किसी एडवाइज़र ने या कॉलीग ने चूज़ किया था अपने मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिकेशन के लिए और उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उस जर्नल के एम्स एंड स्कोप कैसा है। ऐसा ना हो कि आप एक मेडिकल फील्ड का जर्नल रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपका मैन्युस्क्रिप्ट बिलोंग्स टू अ मेडिकल फील्ड बट यू आर सर्चिंग इन फिज़िकल साइंसेस जर्नल्स। अगर आप कोई मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल देख रहे हैं तो उसके तो एम्स एंड स्कोप भी वाइडर होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे जो फील्ड्स हैं या डिसिप्लिन्स हैं उनको कवर करना होता है। अदरवाइज़ अगर स्पेसिफ़िकली डिसिप्लिन वाइज जर्नल्स हैं तो उनके एम्स एंड स्कोप अकॉर्डिंग टू द फील्ड होते हैं। आपको ये ज़रूर देखना है कि जो जर्नल आप चूज़ कर रहे हैं क्या वो आपकी फ़ील्ड या आपके डिसिप्लिन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप उसके पब्लिश्ड आर्टिकल्स देखें कि क्या वहाँ पर आपसे रेलेवेंट आर्टिकल्स पहले पब्लिश हो चुके हुए हैं। फिर आप देखें कि हैज़ अ जर्नल पब्लिश्ड आर्टिकल्स दैट आर सिमिलर टू योर्स।
अब ये सिमिलर में आपको ये भी देखना है कि क्या डिसिप्लिन सिमिलर है, क्या डॉक्यूमेंट टाइप सिमिलर है, मींस आप कोई रेंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल पब्लिश कराना चाह रहे हैं, आप कोई रिव्यू आर्टिकल पब्लिश कराना चाह रहे हैं, कोई लेटर टू एडिटर पब्लिश कराना चाह रही हैं, जो भी आप पब्लिश कराना चाह रहे हैं क्या उस टाइप का डॉक्यूमेंट पहले पब्लिश हो चुका है जर्नल में। एम्स एंड स्कोप के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपको देखना है कि क्या उस जर्नल ने आपके मैन्युस्क्रिप्ट जैसा ऑलरेडी कोई और आर्टिकल पब्लिश किया है, और वो जर्नल किस टाइप्स के आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है। क्या वो ओरिजिनल रिसर्च पब्लिश कर रहा है, रिव्यू आर्टिकल्स, केस स्टडीज़। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जिस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है क्या उस टाइप का डॉक्यूमेंट ऑलरेडी उस जर्नल में पब्लिश हुआ है कि नहीं। इसके अलावा आपको जर्नल की रिस्ट्रिक्शंस भी चेक करनी होती हैं कि क्या जर्नल की कोई ऐसे स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं हैं कि जो आपने अपने मैन्युस्क्रिप्ट में फॉलो नहीं की। ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं ये रेलेवेंट टू वर्ड काउंट भी हो सकती हैं, रेलेवेंट टू स्टडी डिज़ाइन भी हो सकती हैं, रेलेवेंट टू डिसिप्लिन भी हो सकती हैं, रेलेवेंट टू टेबल काउंट और फिगर टाइप, मतलब डिफरेंट टाइप की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, जिसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जर्नल की दी हुई जो ऑथर्स गाइडलाइंस हैं वो साथ साथ देखते रहें। फिर आपको देखना है कि क्या जर्नल ओपन एक्सेस है या नहीं, क्योंकि जो जर्नल ओपन एक्सेस होगा वो जैसे ही आप अपना आर्टिकल ऑनलाइन पब्लिश होगा वो ओपनली अवेलेबल होगा टू ऑल द ऑडियंस। सारे लोग उसको देख सकेंगे, उससे फ़ायदा ले सकेंगे, उसको पढ़ सकेंगे, उसको अपनी आने वाली फ्यूचर रिसर्च में साइट कर सकेंगे। लेकिन अगर वो जर्नल ओपन एक्सेस नहीं है तो वो फौरी तौर पे अवेलेबल नहीं होगा ऑडियंस के लिए। फिर आपने नेक्स्ट लेंथ ऑफ आर्टिकल एक्सेप्टेड ज़रूर देखना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया रिस्ट्रिक्शंस में भी कि जर्नल्स की वर्ड काउंट, नंबर ऑफ़ टेबल्स, नंबर ऑफ़ फिगर्स अलाउड ये वेरी करता है। कुछ जर्नल्स जो हैं वो ओनली 3000 वर्ड काउंट पे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा वर्ड काउंट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो अच्छे हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स हैं वो आपको 8000 to 10,000 इवन अलाउ कर देते हैं कि आपका जहाँ तक आपका कंटेंट जो है उसको आप एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें, आप उतना वर्ड काउंट यूटिलाइज़ करें। नंबर ऑफ़ टेबल्स ये भी वेरी करते हैं। कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो सिर्फ 2 से 3 टेबल्स अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो नंबर ऑफ़ टेबल्स अनलिमिटेड अलाउ करते हैं। कुछ ऐसे जर्नल्स होते हैं जो आपकी रेगुलर जो जर्नल की पब्लिकेशन फ़ी है उसमें 2 to 3 अलाउ करते हैं, और वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा टेबल्स अगर आपने पब्लिश करानी है तो आपको पर टेबल एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होंगे। फिर आप अगर फिगर्स पे आ जाएं, सेम फॉर द फिगर्स। कुछ जर्नल्स अनलिमिटेड फिगर्स अलाउ करते हैं, कुछ जर्नल्स लिमिटेड नंबर ऑफ़ फिगर्स इन रेगुलर पब्लिकेशन फ़ी अलाउ करते हैं, लेकिन कुछ जर्नल्स जो हैं वो कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा फ़ी पे करेंगे तो आपकी एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ फिगर्स जो हैं वो ऐड होंगी। इसके अलावा कोई और स्पेसिफिक सबमिशन गाइडलाइंस हों ज़रूर उन्हें कंसिडर कीजिए। जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर ज़रूर देखिए कि उस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या है। इम्पैक्ट फैक्टर को आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। इम्पैक्ट फैक्टर को आप JCR लिस्ट पे चेक कर सकते हैं जो कि एवरी ईयर रिलीज़ होती है, और उस लिस्ट में 1 ईयर का इम्पैक्ट फैक्टर दिया जाता है। रेपुटेशन ऑफ जर्नल ज़रूर चेक करें कि उसके बारे में रिव्यूज़ कैसे हैं, या अगर पहले उसमें कोई पब्लिश करवा चुका है उनका एक्सपीरियंस कैसा है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको देखनी होती है वो जर्नल का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन रेट। ये आपको बहुत हद तक गाइड कर देता है कि क्या आपको इस जर्नल की तरफ प्रोसीड करना चाहिए कि नहीं। कुछ जर्नल्स का एक्सेप्टेंस रेट 5-6%, 10% होता है। ये ज़ाहिर सी बात है कि उनका जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा, जिसके पैरामीटर से पूरा उतरने के लिए आपको बहुत हाईली रिफाइंड आर्टिकल जो है वो प्रेजेंट करना पड़ेगा। और अगर आप देखते हैं कि जर्नल का एक्सेप्टेंस रेट जो है वो मोर देन 50% है, 60 to 70% भी कुछ जर्नल्स का होता है, तो वहाँ पर आपके लिए मार्जिन आ जाता है कि शायद आपकी एक्सेप्टेंस जो है वो इजीली हो जाए। फिर आप रिजेक्शन रेट ज़रूर देखिए। कुछ जर्नल्स का रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा होता है। ज़ाहिर सी बात है जिनकी एक्सेप्टेंस कम है उनका रिजेक्शन रेट ज़्यादा होगा। और फिर आप ये ज़रूर देखिए कि रिजेक्शंस जो जर्नल से हुई हैं वो किस बेसिस पे हुई हैं, उनके बारे में आपको रिव्यूज़ में आइडिया हो जाएगा। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस बेसिस पे इस जर्नल में ज़्यादा रिजेक्शंस हो रही हैं। टारगेटेड ऑडियंस
ज़रूर देखें। अगर आप अपने आप को टारगेटेड ऑडियंस में पाते हैं तो ज़रूर उस जर्नल की तरफ प्रोसीड कीजिए, अदरवाइज़ ट्राई समथिंग एल्स। अब टाइम टू पब्लिकेशन आपको कैसे पता चलेगा? आपको पब्लिश्ड आर्टिकल की साइड बार में या उसके लोअर बॉटम बार में या आर्टिकल के बिल्कुल एंड पे आपको कुछ डेट्स मिलेंगी जहाँ पर ये मेंशन किया होगा कि ये मैन्युस्क्रिप्ट जो है ये किस डेट पे सबमिट हुआ, किस डेट पे रिव्यू प्रोसेस में चला गया, किस डेट पे इसकी रिवीजन्स आई और किस डेट पे इसको एक्सेप्टेंस मिली और किस डेट पे इसकी पब्लिकेशन हुई। इससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि इस जर्नल ने एक्सेप्टेंस में कितना टाइम लिया, इस जर्नल ने एक्सेप्टेंस टू पब्लिकेशन में कितना टाइम लिया और इस जर्नल ने पीयर रिव्यू प्रोसेस में कितना टाइम लिया। तो अगर आपको लग रहा है कि उसकी टाइमलाइन आपको सूट कर रही है तो फिर आप उसकी तरफ प्रोसीड कीजिए, अदरवाइज ट्राई सम अदर जर्नल। एम्स एंड स्कोप ऑफ जर्नल को देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्स एंड स्कोप में सबसे पहले जो चीज़ आप देखते हैं वो देखते हैं उसका सब्जेक्ट। जर्नल किन सब्जेक्ट्स को टारगेट कर रहा है? क्या ये हेल्थ साइंसेस को टारगेट कर रहा है, फिजिकल साइंसेस को टारगेट कर रहा है, सोशल साइंसेस को टारगेट कर रहा है, या ये ऑन द होल सारी डोमेन्स को टारगेट कर रहा है, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी जर्नल्स होते हैं। फिर आप टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स देखें कि क्या ये सिर्फ ओरिजिनल रिसर्चेस पब्लिश कर रहा है, रिव्यू आर्टिकल्स पब्लिश कर रहा है, केस स्टडीज़ पब्लिश कर रहा है, या हर तरह के आर्टिकल्स को जो है ये इम्पोर्टेंस दे रहा है। क्वालिटी ऑफ जर्नल कैसा है? क्वालिटी का अंदाज़ा आपको जर्नल की मेट्रिक्स से पता चलता है, जो कि मेरी नेक्स्ट सेशन में बहुत डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। फिर जर्नल की कवरेज कैसी है? कवरेज में अगेन वही चीज़ आ जाएगी जो मैंने ऊपर आपको सब्जेक्ट में बताई कि ये किन किन फील्ड्स को कवर कर रहा है। फिज़िकल साइंसेज, सोशल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज और हेल्थ साइंसेज, कौन कौन सी साइंसेज को ये कवर कर रहा है। फिर जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट हिंट होता है आपके लिए, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ द जर्नल विद द पब्लिकेशन ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स के साथ ये जर्नल अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल अगर एक जर्नल एल्सेवियर के साथ अटैच्ड है, इट्स वेरी रिलायबल। विले के साथ अटैच्ड है, इट्स वेरी रिलायबल। टेलर एंड फ्रांसिस, वेरी रिलायबल। ये वो पब्लिशर्स हैं कि जहाँ आपके लिए डाउट के लिए कोई चीज़ बचती ही नहीं है। यहाँ पर एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगी वो ये है कि अक्सर जर्नल्स जो हैं वो अपने आर्टिकल्स जो पब्लिश करते हैं वो एक ही टाइम पे डिफरेंट पब्लिशर्स के साथ भी पब्लिश करते हैं। मीन्स सेम जर्नल जो है वो आपको डव प्रेस के साथ भी अटैच्ड मिलेगा, आपको टेलर एंड फ्रांसिस के साथ भी अटैच्ड मिलेगा, आपको विले के साथ भी अटैच्ड मिलेगा। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस जर्नल की जिन जिन पब्लिशर्स के साथ एसोसिएशन है उन पेजेस पे जाके आप ये चेक कीजिए कि उनकी पब्लिकेशन फ़ी क्या है। बाज़-औक़ात सेम जर्नल डिफरेंट पब्लिशर्स के साथ डिफरेंट फ़ी चार्ज कर रहा होता है, तो अगर आपको वहाँ पर कोई मार्जिन ऑफ बेनिफिट मिले तो ज़रूर अवेल कीजिए। और एक और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जर्नल्स को कंसिडर करते हुए, दैट इज़ पोटेंशियल प्रीडेटरी जर्नल्स। आपने इनसे हमेशा बच के रहना है क्योंकि ये दूर से बहुत आपको अट्रैक्ट करेंगे। इनकी जितनी कंडीशंस या जो भी ये अपनी स्पेसिफिकेशंस बता रहे होंगे वो आपके लिए बड़ी अट्रैक्टिव होंगी और आपका दिल चाहेगा कि आप इन्हीं जर्नल्स की तरफ जाएं। लेकिन एक्चुअली यू हैव टू अवॉइड दीज जर्नल्स। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने इनको अवॉइड करना है? आपने फॉर एग्जांपल एक जर्नल चूज़ कर लिया है तो आप उस जर्नल को बेल्स लिस्ट पे जाके चेक करें। मैंने अब नीचे डिस्क्रिप्शन में बेल्स लिस्ट का जो लिंक है वो दे दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर जाके आप उस जर्नल का नाम देंगे और आपको वो फौरी तौर पे अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या वो जर्नल बेल्स लिस्ट में आ रहा है। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको ये देखना है कि आप इन प्रीडेटरी जर्नल्स को आइडेंटिफाई किन बेसिस पे करेंगे। सबसे पहले आप जर्नल की वेबसाइट को चेक करें। आप उसकी वेबसाइट जब चेक करेंगे तो आपको वहाँ न्यूमरस एरर्स, इनकंसिस्टेंट लेआउट्स, ब्रोकन लिंक्स मिलेंगे। प्रीडेटरी जर्नल्स में ऑफर वेग और नॉन एग्जिस्टेंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। वो जो ईमेल आईडी दे रहे होंगे वहाँ पर आपको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा होगा। वो कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे रहे हैं, आप वहाँ कॉल कर रहे हैं, आपको कोई रिस्पांस नहीं आता। तो इन चीज़ों से आपको अंदाज़ा होता है कि ये नॉन एग्जिस्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। तो यहाँ से आपको एक हिंट मिलता है कि आपको इस जर्नल को अवॉइड करना है। फिर आपने ये भी देखना है कि ये जर्नल्स यूजुअली एक बहुत हाई फ़ी चार्ज करते हैं, लेकिन उसके बारे में ये नहीं बताते कि क्या क्लियर इन्फॉर्मेशन है अबाउट द सर्विसेज एंड पीयर रिव्यू प्रोसेस। वो किस बेसिस पे इतनी हाई फ़ी चार्ज कर रहे हैं ये आपको क्लियर नहीं हो रहा होता। फिर उनका पीयर रिव्यू प्रोसेस
कितना ट्रांसपेरेंट है इसका आपको आइडिया नहीं होता। मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव करते हैं प्रेडेटरी जर्नल्स। आप अगर इनको चेक करें इनकी वेबसाइट पे जाके, तो आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा लिंक नहीं मिलेगा कि ये किसी यूनिवर्सिटी रिपोजिटरी या किसी डेटाबेस के साथ अटैच्ड है। आप इनको कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने इनको कंसिडर कर लिया और आपने अपना एक कोई मैन्युस्क्रिप्ट इसमें पब्लिश करवा लिया, तो ये आपको एक लिंक देंगे जिसकी बेसिस पे आप वो लिंक क्लिक करेंगे और आपका आर्टिकल ओपन होगा। अगर आप अपने उस पब्लिश्ड आर्टिकल के टाइटल को गूगल या किसी और भी डेटाबेस, कहीं पर भी किसी ब्राउज़र किसी डेटाबेस पे जाते हैं, तो आपको अपना आर्टिकल डायरेक्टली सर्च करने से नहीं मिलेगा। वो आपको अपना आर्टिकल सिर्फ इनके दिए हुए एक गिवन लिंक से ओपन होगा। फिर अगर आप एक और चीज़ देखते हैं, तो ये जो प्रेडेटरी जर्नल्स हैं ये अक्सर बहुत सारे रिसर्च एरियाज़ को टारगेट करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन्स के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। इनका पब्लिकेशन प्रोसेस बहुत रैपिड होता है, बाज़ औक़ात इवन डेज़ में 3, 5, 7 डेज़ में ये आपको कहते हैं कि हम आपको ऑनलाइन पब्लिकेशन दे देंगे। अब ये सारा जो हमने डिस्कस किया, इसकी बेसिस पे हमें अंदाज़ा होता है कि अगर हम इमीडिएट रिजेक्शन अवॉइड करना चाह रहे हैं किसी अच्छे जर्नल में, तो हमें ऑथर्स गाइडलाइंस को फॉलो करना है, हमें जर्नल के मुताबिक फॉर्मेटिंग एरर्स जो हैं उनको अवॉइड करना है, हमें उस जर्नल के एम्स एंड स्कोप को ज़रूर कंसिडर करना है। अगर हम ये सारी जो क्राइटेरिया मैंने आपको मेंशन की हैं इनको कंसिडर करते हैं, एम्स एंड स्कोप को कंसिडर करते हैं, प्रेडेटरी जर्नल्स को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आई एम श्योर कि आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट के लिए एक बहुत अच्छा जर्नल फाइंड आउट कर लेंगे, एक अच्छा वेल रिप्यूटेड जर्नल फाइंड आउट कर लेंगे और वो पब्लिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। सो व्यूअर्स, आई होप दिस वाज अ यूज़फुल सेशन फॉर यू ऑल, और इसकी बेसिस पर आप अपने लिए एक ऑथेंटिक, वेल रिप्यूटेड और अप्रोप्रिएट जर्नल चूज़ कर सकते हैं। If you have any question or query, my email ID is given below. You can contact me at your convenience. See you in the next session. Thank you so much.